स्वागत है आपका पद्मेश न्यूज में। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले रुक करते हैं आज की सुर्खियों पर। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने किया चाइनीज सामान के पुतले का दहन। दीपावली पर चाइना का सामान नहीं खरीदने की दी सलाह। खेत से लौट रहे युवक की करंट लगने से मौत। शहीदों की शहादत से छात्रों को कराया गया रूबरू। पुलिस प्रशासन मना रहा शहीद स्मृति सप्ताह। बस का इंतजार कर रहे व्यक्ति की मोटरसाइकिल की टक्कर से मौत। डाक विभाग की हर व्यवस्था को किया जा रहा हाईटेक। कस्टमर मीट के माध्यम से योजनाओं की जानकारी देकर मांगे गए सुझाव। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए रवाना हुए जिले के 3 कबड्डी खिलाड़ी। और पुष्य नक्षत्र पर नहीं दिखी बाजार में उम्मीद के अनुसार रौनक। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता युवा मोर्चा की एक अहम बैठक शुक्रवार को पार्टी के जिला कार्यालय में आयोजित की गई। भाजपा के जिला अध्यक्ष रमेश रंगलानी और युवा मोर्चा अध्यक्ष गजेंद्र भारद्वाज की प्रमुख उपस्थिति में हुई बैठक के दौरान आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा की गई। बैठक के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष गजेंद्र भारद्वाज ने बताया कि आयोजित इस बैठक में 17 मंडल के अध्यक्ष व उनकी टीम को केंद्र व राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं की जानकारियां दी गई हैं, जिसकी जानकारी जन जन तक पहुंचाकर युवाओं को इन विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। सर, आपका नाम बताएं। मेरा नाम गजेंद्र भारद्वाज है। वर्तमान में भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष का दायित्व का निर्वहन कर रहा हूँ। सर, आज क्या कार्यक्रम आज बड़ी हर्ष का विषय है कि आज बालाघाट जिले में युवा मोर्चा का गठन होने के बाद में युवा मोर्चा की जिले की प्रथम बैठक है। इस प्रथम बैठक में पूरे जो हमारे संगठनात्मक दृष्टि से जो 17 मंडल है, उस 17 मंडल के अध्यक्ष और उनके साथ में जो काम करने वाली टीम है, उस टीम को हमने यहाँ पे बुलाए हैं। और उनको बुलाए यहाँ पे इसलिए है कि उनको हम ये बता सके कि भारतीय जनता युवा मोर्चा में आप काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो देश के अंदर है, प्रदेश के अंदर है, वो किस प्रकार की जन कल्याणकारी योजना समाज के लिए लागू कर रही है, वो नीचे तक के जाए, नीचे तक के बताए और युवा मोर्चा को कैसे सशक्त कर सके, उसमें युवाओं की भूमिका क्या रहे, इस विषय में आज हम लोगों ने ये बैठक का आहुत की गई है। सर, ये युवा मोर्चा के जिला कार्यकारिणी की पहली बैठक है, फिर भी इसमें क्या किस बात का मोटो रखेंगे आप सबसे? इस बात में मोटो ये रखेंगे हम कि युवा मोर्चा जो देश के अंदर में भारत देश विश्व का सबसे युवाओं की आबादी वाला देश है, इस युवाओं की आबादी वाले देश में भारतीय जनता युवा मोर्चा में जुड़ के युवा देश हित की कैसे काम कर सकता है, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, और समाज में वो नवाचार क्या करता है जिसमें एक नया संदेश जाए। बैठक के बाद भाजपा कार्यालय से एक रैली के रूप में युवा मोर्चा कार्यकर्ता अंबेडकर चौक पहुंचे। यहां चाइना के सामान का पुतला दहन किया गया। इस दौरान पूर्व विधायक रामकिशोर कावरे ने कहा कि युवा मोर्चा के नेतृत्व में सभी चाइनीज आइटम का विरोध किया जा रहा है। आज पुतला दहन किया है, किसका पुतला दहन किया है? आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेतृत्व में जितने भी चाइनीज आइटम हैं उन सब का विरोध भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेतृत्व में यहाँ पर कर रहे हैं। जिस प्रकार चाइना भारत के साथ में धोखा कर रहा है, जिस प्रकार चाइना हमेशा भारत को धोखा देने का काम कर रहा है, आज भारत के वो सभी नौजवान अपने देश के खातिर, क्योंकि चाइना का सबसे बड़ा व्यापार भारत में है, इसलिए भारत के सभी युवा साथी चाइना आइटम के जितने भी चाइनीज़ आइटम हैं, क्योंकि दीपावली का पर्व हर चाइना का माल यहाँ पर आता है, उसी के लिए सभी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर ये यहाँ पर तो प्रदर्शन करके दिखाए, उनका पुतला दहन करके दिखाए, लेकिन हर युवा मोर्चा का कार्यकर्ता गांव में जाएगा और चाइना का विरोध करेगा और चाइना का कोई भी आइटम नहीं खरीदने के लिए आग्रह करेगा। जिला मुख्यालय से 8 किलोमीटर दूर ग्राम बगदरा में विद्युत करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक 24 वर्षीय मुकेश किंदरले बगदरा का ही निवासी बताया गया है। जानकारी के अनुसार मुकेश शुक्रवार की सुबह अपने खेत में उड़द फेंकने गया था। खेत में उड़द का छिड़काव करने के बाद वह मवेशियों के लिए घास काटकर 4 पेंडी घास लेकर आ रहा था। बताया गया है कि घर लौटते समय उसके सिर पर घास की पेंडियां थीं और हाथ में हंसिया था। वह हंसिया
पास के ही एक विद्युत तार से टकरा गया, जिससे मुकेश को जबरदस्त विद्युत करंट लगा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार युवक मुकेश परिवार में अकेला पुत्र था। उसकी 6 बहनें हैं, सभी बहनों की शादी हो चुकी है। मुकेश की भी शादी की बात चल रही थी। राजकुमार किंदर। कहाँ रहते हैं आप? पवित्रा। ये कौन है ये? बड़े पिताजी के लड़के। क्या नाम है इनका? मुकेश किंदर। क्या करते हैं? खेती बाड़ी। अच्छा, कहाँ गए थे आज आप लोग को जो था? खेत। कैसा, क्यों गए? उड़दा फेंकने। हाँ, फिर क्या हुआ? घास काटे, घास लेके और उड़दा फेंक के घर आ रहे थे। फिर क्या हुआ? मैं थोड़ा सा इन्हें पीछे था, वो सामने थे। इन्हें आंकड़े में हंसिया फंसने के कारण। तो किसका खेत में काम कर रहे थे? मैं खुद के खेत के में गए थे। कितने बजे की बात है? सुबह 8 बजे गए थे, 10-11 बजे की बात है। तो ऑन द स्पॉट में एक्सपायर हो गए थे क्या? हाँ जी। तो आप दोनों ही थे कि उससे में और भी लोग थे? नहीं, मैं 2 ही लोग। हट्टा बालाघाट रोड पर ग्राम लोहारा में मोटरसाइकिल की टक्कर से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। उसकी अस्पताल लाते समय मौत हो गई। जानकारी के अनुसार लोहारा निवासी रिटायर्ड कृषि विस्तार अधिकारी फोगल ठाकरे शुक्रवार को 1:30 बजे पंचायत के सामने खड़े होकर नवेगांव आने के लिए वाहन का इंतजार कर रहे थे। तभी एक मोटरसाइकिल चालक ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे श्री ठाकरे गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं मोटरसाइकिल चालक शंकर टेकाम भी घायल हो गया। दोनों को एम्बुलेंस से बालाघाट जिला अस्पताल लाया गया। यहां डॉक्टरों ने फोगल ठाकरे को मृत घोषित कर दिया। वहीं घायल मोटरसाइकिल चालक का इलाज चल रहा है। यादव समाज के संगठन का विस्तार किया जा रहा है। इस सिलसिले में अखिल भारतीय यादव महासभा युवा प्रदेश प्रधान महासचिव सुश्री प्रीति यादव का बालाघाट आगमन हुआ। उन्होंने जिले के संगठन के पदाधिकारियों का मनोनयन कर उन्हें नियुक्ति पत्र भी सौंपे। सर्किट हाउस में आयोजित एक कार्यक्रम में यादव महासभा महिला अध्यक्ष के पद पर श्रीमती वंदना यादव और युवा यादव महासभा अध्यक्ष पद पर सुश्री वंदना यादव को मनोनीत किया गया। उन्होंने नियुक्ति पत्र भी दिए गए। इस अवसर पर समाज के पदाधिकारियों ने समाज की उन्नति में महिलाओं की भूमिका को निर्णायक बताया। मेरा नाम नरेंद्र यादव है। मैं भोपाल मध्य प्रदेश से हूँ, भोपाल से जिला अध्यक्ष। सर, कैसे आना हुआ था आज यहाँ पर? आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं क्योंकि अखिल भारतवर्षीय महिला यादव महासभा और महिला युवा यादव महासभा, इसकी नियुक्ति हमें बालाघाट जिले में करनी थी। तो जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं श्रीमती ललिता यादव जी, जो राज्य मंत्री भी हैं मध्य प्रदेश शासन में, उनकी एवं प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष श्रीमती सविता यादव जी, इन दोनों की, और हमारे जो युवा की प्रदेश अध्यक्ष हैं, जनपद अध्यक्ष हैं भोपाल में श्रीमती आरती यादव जी, इन तीनों की एवज में हमें यहाँ भेजा गया है क्योंकि हमें यादव समाज के लिए बालाघाट से युवा एवं महिला विंग में सीनियर बॉडी में जिला अध्यक्ष की आज नियुक्ति करनी थी। इस उपलक्ष्य में हम यहाँ आए हैं और हमने श्रीमती वंदना यादव जी को सीनियर बॉडी की जिला अध्यक्ष महिला विंग में बनाया है और सुश्री वंदना यादव है। कोइंसिडेंस है कि दोनों का नाम वंदना ही यादव है। इन दोनों को यहाँ पर जिला अध्यक्ष के लिए हमने नियुक्ति करी। आज बालाघाट में भाई नरेंद्र यादव जी का आगमन हुआ। जिस तरह से इन्होंने बताया, और यहाँ पूर्व में भाई अजय यादव से बात हुई थी कि हमें यादव महिला संगठन के लिए कुछ नियुक्तियाँ करना है भैया, उनके लिए कैसा करना है तो आप ये करेंगे करके। तो आज हम सर्किट हाउस में सभी को यादव बंधु को बुलाकर और भाई नरेंद्र यादव की मुख्य आतिथ्य में हम उन लोगों का पदभार ग्रहण करने के लिए आज दिया गया। और जिस तरह से उनका पद स्थापना की गई है, मैं यह चाहूँगा कि हम उत्तरोत्तर यादव सभा और यादव समाज के उत्थान के लिए कार्य करें। और उनकी शुभकामनाएं देते हुए मैं उनके कार्य को और भी आगे बढ़ाने के लिए जो भी सहयोग लगेगा, हम सभी साथ मिलकर इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए जो कार्य करेंगे वह उनकी शैक्षणिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सभी उसमें आगे बढ़े। और हम ऐसी शुभकामनाएं देते हुए आज यादव महासभा की बैठक करते हैं। मैं प्रीति यादव, प्रदेश प्रधान महासचिव युवा महिला से अभी नियुक्त की गई हूँ और बड़ा हर्ष हो रहा है मुझे अभी अपनी बालाघाट सिटी में पुनः आके। और मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ मैं अपने बड़े भाई साहब अजय यादव का, और इस पद पे जिसकी वजह से मैं आज हूँ जिला अध्यक्ष युवा नरेंद्र यादव जी का,
जिन्हों के कारण आज मैं अपने दोनों भाइयों की वजह से मैं यहाँ पर जिनकी वजह से हूँ। और सबसे जो युवा महिला का जो अभी विंग बनाई गई है उसके लिए जो मैंने नियुक्तियाँ की है, और माननीय अध्यक्ष सविता यादव जी जिनकी विंग से मैंने वंदना जी को नियुक्त किया है, और हमारी अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष आरती यादव जी जिनकी विंग से मैंने वंदना यादव युवा को नियुक्ति दी है जिला अध्यक्ष की। मैं इन दोनों से कामना करती हूँ कि प्रदेश है ठीक है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा पहले घर को सारी चीज़ें करना ज़रूरी होता है, अच्छा होगा। राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता के लिए जिले से 3 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। यह तीनों खिलाड़ी विजेंद्र उइके, योगेंद्र मर्सकोले और महेंद्र रधोरते जबलपुर संभाग की टीम में शामिल होकर शुक्रवार को ग्वालियर के लिए रवाना हुए। नगर के चंद्रशेखर स्पोर्टिंग मैदान से इन खिलाड़ियों को खुशी खुशी रवाना किया गया। इस अवसर पर जिला कबड्डी संघ के अध्यक्ष और प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश पाठक ने कहा कि यह तीनों खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर जिले का नाम रोशन करेंगे। धनतेरस और दिवाली खुशियां लेके आती है हमारे बालाघाट ज़िले के लिए भी। आगामी आने वाली धनतेरस और दिवाली खुशियां लेके आएगी। उसी परिप्रेक्ष्य में दिनांक 14/10/2017 से 16/10/2017 तक ग्वालियर में जो जूनियर राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, उसमें बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे जबलपुर संभाग से बालाघाट जबलपुर संभाग की जो टीम खेलेगी उसमें बालाघाट ज़िले से 3 लड़कों का चयन किया गया है। और वो 3 लड़के, उनको हम तीनों कबड्डी के जो प्रतियोगी हैं उन तीनों को पूरे ज़िले की भावनाएं उनसे जुड़ी हुई हैं। हमारी भी कामना है जिला कबड्डी संघ और प्रदेश कबड्डी संघ की कि जबलपुर संभाग का तो नाम रोशन करें ही, साथ ही बालाघाट का नाम रोशन होगा। और वो तीनों हमारे कबड्डी के जो प्रतियोगी जबलपुर संभाग की टीम में जा रहे हैं वो निकल गए हैं और वो जा करके बालाघाट का नाम रोशन करेंगे और अच्छी कबड्डी खेल करके आएंगे। और हम चाहेंगे कि वहाँ से कोई ना कोई ऐसी चीज़ लेके आएँ जिससे बालाघाट ज़िले का नाम और ज़्यादा रोशन हो। और जिस तरह से उन्होंने मेहनत करके पूरे संभाग की टीम में अपनी जगह 3 लड़कों ने बनाई है, वो निश्चित रूप से खुशी की बात है। इस अवसर पर खेल संघों के अनेक पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। रमेश दीक्षित, सचिव जिला कबड्डी संघ बालाघाट। सर 3 बच्चे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? ये राज्य स्तरीय कबड्डी सब जूनियर प्रतियोगिता ग्वालियर में ओपन 14 से 17 अक्टूबर तक आयोजित की जा रही है, जिसमें जबलपुर संभाग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और 3 लड़के यहाँ से जा रहे हैं। ये हर्ष का विषय है। बालाघाट जिले का क्या डिस्ट्रिक्ट की टीम बन के जा रही है? नहीं, डिस्ट्रिक्ट की नहीं, ये डिस्ट्रिक्ट का चयन के लिए जबलपुर गए थे और जबलपुर संभाग से इनका चयन हुआ है। जबलपुर जो संभाग की टीम हज यात्रा से लौटे लोगों का भरवेली के जामा मस्जिद में एक कार्यक्रम आयोजित कर स्वागत किया गया। यह स्वागत KGN ग्रुप द्वारा किया गया। आपको बता दें कि भरवेली निवासी इजराइल कुरैशी, सईद पाशा और खालिदा बेगम अभी हाल ही में हज यात्रा से लौटे। इनके इस्तकबाल कर मिलाद शरीफ का भी आयोजन किया गया, साथ ही लंगर भी हुआ। जामा मस्जिद ये KGN ग्रुप भरवेली से आज हम लोगों का यहाँ पर तमाम जो हाजी इस साल जो हज करके आए हैं, 3 हाजी हमारे यहाँ से, जनाब इसराइल भाई, हाजी जनाब इसराइल भाई और हाजी जनाब सईद पासा साहब और उनकी अहलिया, इन्होंने हज करके यहाँ आज वापस आए। उन लोगों के इस्तेमाल के लिए KGN ग्रुप भरवेली के द्वारा ये प्रोग्राम रखा गया और अभी उनका इस्तेमाल किया गया यहाँ पर। बाद नमाज मगरिब के मिलाद शरीफ का प्रोग्राम रखा गया और उसके बाद अभी तमाम इस्लामी भाइयों का खाने का प्रोग्राम जामा मस्जिद भरवेली ग्राउंड में। परंपरागत खेती को छोड़ बुदबुदा धानी टोला की महिला श्रीमती सतवंती पंचेश्वर ने रेशम की खेती कर न सिर्फ अपनी आय दुगनी की है, बल्कि इस खेती से कृषकों को एक नई राह भी दिखाई है। इसके अलावा श्रीमती सतवंती ने मनरेगा की रेशम योजना के तहत की गई इस खेती का मॉडल बनाकर ग्रामीण विकास विभाग भारत सरकार द्वारा दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय प्रदर्शनी में शामिल हुई, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष अपना मॉडल प्रस्तुत कर रेशम की खेती से प्राप्त दुगनी आय की
दास्तान सुनाई। दिल्ली में आयोजित इस 2 दिवसीय प्रदर्शनी से लौटने पर जिला पंचायत बालाघाट में उनका और अन्य ग्रामीणों का स्वागत किया गया। पद्मेश न्यूज से की गई चर्चा के दौरान श्रीमती सतवंती ने बताया कि धान की परंपरागत खेती को बंद कर रेशम की खेती शुरू की है, जिससे उन्हें अब दुगनी आय प्राप्त हो रही है। सतवंती पंचेसर। कहाँ रहते हैं आप? धानी टोला बुदबुदा। अच्छा, आपको दिल्ली ले गए थे, क्यों ले गए थे दिल्ली आपको? सैतून का खेती के लिए। कैसी खेती करते थे? हम पौधा लगाए पहले 5,500 पौधा लगाए थे। उसमें हम 20 दिन पत्ती खिलाए। उसके बाद में हमने 1 महीना में हमने 30,000 के कोसा के अच्छा हाँ, कितने एकड़ में आपने लगाए थे और कुल कितनी लागत लगी थी आपको? हमने 1 एकड़ में 30,000 का इनकम 1 महीने में। अच्छा, कितने महीने में निकलता है ये पौधा? ये 3 महीने में फसल निकल जाता है। तो पहली फसल आपकी कितने की? पहली फसल 30,000 का, दूसरा में 60,000 का, तीसरा में 80,000। ये बताइए कि आपको टोटल लागत कितनी लगी थी और टोटल बेनिफिट कितना हुआ 3 महीनों में? हम लोग 12 महीना में 1 लाख बेनिफिट। 1 लाख बेनिफिट। अच्छा, इसके पहले क्या लगाते थे आप? हम धान लगाते हैं। उसमें कितना बेनिफिट मिलता था, लागत और बेनिफिट? धान में 50,000। तो आपको यानी ये खेती फायदेमंद लग रही है? हाँ। वहीं जिला पंचायत बालाघाट के पूर्व मीडिया अधिकारी अरुण कुमार कुशराम ने बताया कि महिला को रेशम की खेती करने के लिए प्रेरित किया गया था और शासकीय योजना के तहत 2-2 लाख रुपए की राशि हितग्राही को दी गई थी। योजना के अनुसार खेती करने में महिला को दुगनी आय प्राप्त हुई है, जिसके चलते पूरे मध्य प्रदेश में से बुदबुदा की श्रीमती सतवंती का रेशम मॉडल प्रधानमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिसे काफी सराहना मिली है। मैं अरुण कुमार कुशराम, मैं जिला पंचायत मीडिया ऑफिसर था और अभी मैं भोपाल से मेरे को यहाँ नियुक्त किया गया था हितग्राही को भोपाल दिल्ली ले जाने के लिए। सर, हितग्राही को दिल्ली क्यों ले जाया गया था, किस योजना के अंतर्गत लिया गया था और क्या प्रोसेसिंग हुई वहाँ? ग्रामीण विकास विभाग भारत सरकार द्वारा नानाजी देशमुख के जन्म शती पर दिल्ली में एक बृहद स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था 10 और 11 अक्टूबर को, जिसमें प्रधानमंत्री को आना था। मध्य प्रदेश से बालाघाट का चयन किया गया था, जिसमें एक रेशम की हितग्राही का चयन करना था, जिसमें बुदबुदा के श्रीमती सतवंती पंचेश्वर को चुना गया था। ये बालाघाट के लिए बहुत ही उपलब्धि की बात है कि सतवंती दिल्ली में अपना मॉडल के माध्यम से हमसे रेशम उपज योजना का प्रधानमंत्री के सामने अपना मॉडल का प्रदर्शन किया और अपनी सफलता की कहानी प्रधानमंत्री के समक्ष उन्होंने सुनाई। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। सर, ये कितने एकड़ में इन्होंने खेती की थी, किस योजना के अंतर्गत की थी और कितना लाभ मिला इनको? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत सतवंती बाई को 2 लाख रुपये दिए गए थे, जिसमें रेशम का पौधरोपण करना था और रेशम विभाग द्वारा 2 लाख का अनुदान दिया गया था। इसमें 2 एकड़ में सतवंती ने लगभग 10,000 पौधे लगाए थे और 10,000 पौधे लगाने के बाद उन्होंने खूब देख रेख की। उसके बाद वहाँ से लोग कोकून का उत्पादन कर उन्होंने 1 साल में लगभग 1 लाख से ज़्यादा आय अर्जित। जिले के सभी महाविद्यालयों में आगामी 30 अगस्त को छात्र संघ चुनाव कराए जाएंगे, जिसकी तैयारी महाविद्यालयों द्वारा शुरू कर दी गई है। गुरुवार को छात्र संघ चुनाव कराए जाने के आदेश प्राप्त होते ही महाविद्यालय द्वारा वोटर लिस्ट तैयार की जा रही है। शासन से प्राप्त निर्देशों के अनुसार छात्र संघ चुनाव की पूरी जानकारियां 23 अक्टूबर को महाविद्यालय के सूचना पटल पर चिपकाई जाएंगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार 23 अक्टूबर को अधिसूचना जारी की जाएगी, जबकि 24 अक्टूबर को वोटर लिस्ट जारी होगी। इसी तरह 25 अक्टूबर को दावे व आपत्तियों पर विचार होगा, जिसके बाद 28 अक्टूबर को फाइनल लिस्ट सूचना पटल पर चिपकाई जाएगी, जिसके 2 दिन बाद 30 अक्टूबर को छात्र संघ के चुनाव होंगे, जिसके बाद शाम को
विजय प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर शपथ कार्यक्रम संपन्न कराया जाएगा। छात्र संघ चुनाव के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान पीजी कॉलेज प्राचार्य प्रवीण श्रीवास्तव ने बताया कि इन चुनाव में उम्मीदवारों के लिए 30 शर्तें रखी गई हैं। जो इन 30 शर्तों को पूरा करेगा उनका ही फॉर्म चुनाव में प्रत्याशी पद के लिए स्वीकृत किया जाएगा। छात्र संघ चुनाव जो है, ये जो कक्षा प्रतिनिधि के चुनाव वो प्रत्यक्ष प्रणाली से होंगे। उसकी पूरी कैंडिडेट की जो अर्हताएँ हैं वो आ गई हैं और जो कक्षा प्रतिनिधि चुने जाएंगे उनके द्वारा फिर महाविद्यालय के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सहसचिव का चुनाव होगा। वो कक्षा प्रतिनिधि चुनेगा। सर, तो क्या उनका चुनाव कैसे होगा सर? वोटिंग के माध्यम से होगा क्या परसेंटेज? नहीं, उनका भी वोटिंग तो होगी, पर वोटिंग जो है वो आपके कक्षा प्रतिनिधि करेंगे। जितने प्रतिनिधि तैयार सिलेक्ट होंगे, इलेक्ट होंगे, वो लोग मतलब सभी चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से होगा? कक्षा प्रतिनिधि का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से होगा। मतलब जैसे एक क्लास है, उसमें 125 बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो उनमें जो लोग नामांकन भरेंगे 2 या 3, 4 जितने भी होंगे, उनको चुनाव करेंगे पूरे क्लास के लड़के, स्टूडेंट्स। फिर एक कक्षा प्रतिनिधि एक से बना, तो मान लीजिए हमारे यहाँ का लगभग 40-42 कक्षाएँ बनती हैं। तो इतने लोग, जब 42 लोग जो चुन के आएंगे, वो लोग अध्यक्ष उन्हीं में से खड़े होंगे और उन्हीं वही लोग वोट देंगे, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और सहसचिव। तो क्या अध्यक्ष के लिए परसेंटेज रखा गया है या नहीं? परसेंटेज तो नहीं रखा गया है। अध्यक्ष के लिए एक शर्त यह है कि वो स्नातकोत्तर स्तर का आदमी हो, पीजी का स्टूडेंट हो। और दूसरा ये कि जो कंडीशन है उसमें बहुत सी शर्तें हैं, जैसे उसको कहीं एटीकेटी। दीपावली पर्व के पहले पड़ने वाले पुष्य नक्षत्र पर खरीदी का अच्छा मुहूर्त माना जाता है। 13 अक्टूबर को भी पुष्य नक्षत्र पर खरीदारी का शुभ मुहूर्त था, लेकिन व्यापारियों ने जो उम्मीद लगाई थी वैसी ग्राहकी आज नहीं देखी गई। वारासिवनी में भी इस वर्ष पुष्य नक्षत्र पर मंदी का साया नजर आया, क्योंकि अभी किसानों की फसल बाजार तक नहीं पहुंची है। और इस पे कोई भी सोना, चांदी या बर्तन खरीदने पर शुभ माना जाता है, तो आपकी दुकान में क्या किस टाइप से रहा हुआ है व्यापारी का? उतना विशेष नहीं रहा है भैया। क्या है, सब में बड़ी चीज़, जितना भी जो व्यापार है ये देहात के ऊपर पूरा टिका हुआ है। हम लोगों का सोने चांदी का व्यापार वाराणसी में लोकल का आदमी जो रहता है, बालाघाट हो गया, जबलपुर हो गया या गोंदिया हो गया, नागपुर हो गया, बाहर जाके लेना परचेज करता है लोकल का आदमी। हमारा जो व्यापार है देहात के ऊपर है, और इस बार थोड़ा सा क्रॉप का भी फर्क पड़ रहा है कि उस हिसाब से धान वगैरह नहीं है, लेकिन पानी के कारण और आदमी डरा हुआ है, तो व्यापार में इस बार मंदी है। आज जो पुष्प नक्षत्र है इसमें व्यापार अच्छा चलता है। 4-5 दिन पहले चलता था, बढ़िया व्यापार चलता था, दीपावली धनतेरस के बाद भी चलता था, लेकिन इस बार कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कारण क्या लग रहा है? एक तो ऊपर वाले की मार हो गई, पानी जो पहले नहीं गिरा, बाद में फिर पानी गिरा, तो पानी से क्या हुआ है, जो लोगों के कड़पे वगैरह गीले हो गए हैं, तो उससे आदमी डरा हुआ है कि ये फसल होती है कि नहीं होती है करके, तो उससे फ़र्क पड़ रहा है। और तनख्वाह वगैरह भी थोड़ी सी देरी से निकल रही है। और सोने चांदी के प्रति लोगों का एक जीएसटी बहुत बड़ा कारण है। आज जीएसटी के कारण कोई आदमी आता, अपन उससे बोलो कि भैया टैक्स लगेगा या टैक्स लो, तो आदमी थोड़ा सा डरा हुआ है। व्यापारी आदमी भी वो दिलेरी और डेयरिंग से काम नहीं कर पा रहा है जीएसटी के कारण। जो सच्चाई है कि आज अपन जो धनतेरस दीपावली में जो व्यापारी माल भरता था, आज उसने ये समझ के चल रहा है कि जो व्यापार होना चाहिए वो व्यापार नहीं है। राष्ट्रीय स्वदेशी सुरक्षा अभियान समिति के द्वारा चीनी सामान के बहिष्कार को लेकर जन जन को जागरूक करने के उद्देश्य से 15 अक्टूबर को नगर के नए राम मंदिर से तिरंगा रैली निकाली जाएगी। यह रैली नगर के प्रमुख मार्गों का भ्रमण कर अंबेडकर चौक में संपन्न होगी। यह जानकारी संगठन के पदाधिकारी रितेश अग्रवाल के द्वारा शुक्रवार को नगर के सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान दी गई। श्री अग्रवाल ने बताया कि संगठन के द्वारा चीन की सामग्री के बहिष्कार को लेकर 25 सितंबर से राष्ट्रव्यापी अभियान छेड़ा गया है, जिसके तहत जिला मुख्यालय में मानव श्रृंखला बनाई गई थी। राष्ट्रीय स्वदेशी सुरक्षा अभियान का मुख्य जो उद्देश्य है कि जो चीन जो हमारे देश के विरुद्ध जो देश का अहित कर रहा है, पिछले 50 सालों से चीन ने हमारे साथ अहित करने का ही काम किया। चाहे उसने हमारे तिब्बत को कब्जा करने का प्रयास किया, कर लिया, दलाई लामा को वहाँ से खदेड़ दिया,
फिर ऑक्साई चीन के ऊपर उसने कब्जा कर लिया, पाकिस्तान ने उसे ऑक्साई चीन भी गिफ्ट कर दिया। हम देखते कि ग्वादर में उसने सी पोर्ट बना लिया। और अरुणाचल प्रदेश जो 90,000 किलोमीटर का अरुणाचल प्रदेश है, वो भी उसने उसके ऊपर अपना दावा बताता है। इसलिए चाइना को सबक सिखाने के लिए, चाइना का प्रतिकार करने के लिए राष्ट्रीय स्वदेशी सुरक्षा अभियान ने 20 दिन जो चाइना के उत्पाद हैं उनका बहिष्कार करने का बीड़ा उठाया, बहिष्कार किया। वहीं जिला संयोजक राजेंद्र शुक्ल ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। प्रशासनिक होंगे और उस पर नीति बनाएंगे कि किस तरह से आर्थिक नीति को दृढ़ बनाया जाए ताकि हम चीन की वस्तुओं का बहिष्कार कर सकें और उसके व्यापार को यहाँ पे खत्म कर सकें। इसके लिए वो एक समिति बनी हुई है जो सरकार को भी सुझाव देगी और यहाँ पे भारत को आत्मनिर्भर और स्वनिर्माण की ओर, यहाँ घरेलू वस्तुओं के निर्माण की ओर अग्रसर करने के लिए अर्थतंत्र कैसा हो इस पर भी सुझाव देगी। इस प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश रंगलानी, समाजसेवी अभय सेठिया सहित संगठन के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। नगर के प्रधान डाकघर में शुक्रवार को राष्ट्रीय डाक दिवस के अवसर पर प्रवर अधीक्षक अतुल तिवारी के नेतृत्व में कस्टमर मीट का आयोजन किया गया, जिसमें डाक विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारी और उपभोक्ता फोरम के पदाधिकारी शामिल हुए, जिन्हें डाक विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। वहीं उनसे सुझाव भी मांगे गए। इस संबंध में प्रवर अधीक्षक श्री तिवारी ने बताया कि डाक विभाग राष्ट्रीय डाक सप्ताह मना रहा है, जिसके तहत प्रतिदिन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान आज कस्टमर मीट का आयोजन किया गया है। आज की तिथि में जो है कस्टमर मीट का आयोजन किया गया है, जिसमें कि हमारे जो पूर्व सेवानिवृत्त बुजुर्ग कर्मचारी हैं, जिनका अनुभव हमको, जिनका दिशा निर्देश हमारी कार्यप्रणाली के लिए आवश्यक है, कुछ हमारे जो उपभोक्ता फोरम हैं उसके जो मेंबर्स हैं उनका सहयोग हमको मिलता है, कुछ हमारे जो पब्लिक मेंबर्स हैं, एजेंट्स हैं, ताकि कार्यप्रणाली में और हम निरंतर किस तरह से आगे सुधार कर सकते हैं उसकी आवश्यकता रहती है। अब ये सप्ताह आज 13 तारीख है, कल 14 तारीख को जो है वो स्कूल के बच्चों को हम लोग डाकघर में भ्रमण करवाने वाले हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जहाँ जहाँ हैं, और उनको बच्चों को जैसे आज की तारीख में SMS और फेसबुक पे चलने वाले बच्चों को ये पता होना चाहिए कि लिफाफा क्या होता है, लिफाफे में एड्रेस लिखने का पैटर्न क्या होता है, पाने वाले का पता कहाँ लिखना है, भेजने वाले का पता कहाँ लिखना है, और उसमें टिकट कब लगाई जाती है, उसमें स्टैंपिंग होती तो उसका क्या प्रयोजन होता है, ये सब उनको कार्यविधि से हम लोग अवगत कराएंगे। और डाकघर के अंदर, पोस्ट ऑफिस के अंदर आने के बाद और क्या क्या कार्य होते हैं वो सब जानकारियाँ कल हम उनको देंगे। पुलिस विभाग के द्वारा 15 अक्टूबर से शहीद स्मृति सप्ताह मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार को नगर के शासकीय वीरांगना रानी दुर्गावती स्कूल में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर कोतवाली थाना प्रभारी प्रशांत यादव, SI गिरीश त्रिपाठी सहित पुलिस विभाग के कर्मचारी मौजूद रहे। छात्रों को संबोधित करते हुए कोतवाली थाना प्रभारी श्री यादव ने बताया कि हमें आज़ादी किसी एक व्यक्ति से नहीं मिली, बल्कि अनेक शहीदों ने आज़ादी के लिए संघर्ष कर अपना योगदान दिया है। बालाघाट में नक्सल समस्या रही है, इसीलिए हर वर्ष विभाग के द्वारा शहीद स्मृति दिवस मनाया जाता है। और किसी एक व्यक्ति का योगदान नहीं है, सभी का अलग अलग अपनी अपनी भूमिका में योगदान है। उसी प्रकार यहाँ बालाघाट में ये जो अपना शहीदों का सप्ताह मनाया जा रहा है, उसको लेकर अलग अलग प्रोग्राम जो है शासन द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं। उसमें इसी क्रम में एक ये प्रोग्राम है, ये अलग अलग प्रिंसिपल साहब हमको टारगेट दिया है कि अलग अलग स्कूलों में जाकर इस तरीके के प्रोग्राम हम रखें, और आपके द्वारा ये प्रोग्राम रखा गया है, इसके लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ आपका। इस कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने शहीदों का नमन करते हुए मंच के माध्यम से अपनी प्रस्तुति दी, जिसकी मुख्य अतिथियों के द्वारा सराहना की गई। इनका जन्म सन 1890 में बंगाल में हुआ था। ये भारतीय स्वाधीनता के लिए मात्र 19 साल की उम्र में हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए फांसी पर चढ़े गए। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि वे अपने देश के लिए फांसी पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र में ज्वलन तथा युवा क्रांतिकारी देशभक्त थे। लेकिन एक सच्चाई यह भी है
पावन अवसर पर एक सप्ताह पूर्व ही ओम साई राम सेवा समिति द्वारा गरीब व बेसहारा बच्चों को नए कपड़ों का वितरण किया गया। शुक्रवार को आयोजित इस कार्यक्रम के तहत समिति ने आनंद मार्ग शिशु सदन के 13 बच्चों को फल और चॉकलेट का वितरण किया, जिसके बाद कपड़ा दुकान में ले जाकर उन्हें नए कपड़े भी दिलाए। आयोजित इस कार्यक्रम के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान ओम साई राम सेवा समिति के अध्यक्ष तरुण नगपुरे ने बताया कि दीपावली के पर्व पर सभी माँ बाप अपने बच्चों को नए कपड़े दिलाते हैं, लेकिन शिशु सदन में रहने वाले सभी बच्चे गरीब हैं, जिनसे कई बच्चों के माँ बाप भी नहीं हैं, जिसके चलते दीपावली में उनकी खुशियों को दुगना करने के लिए समिति द्वारा प्रतिवर्ष गरीब बच्चों में नए कपड़ों का वितरण किया जाता है। जो गरीब बच्चे, यतीम बच्चे, उन लोगों को ड्रेस वितरण किया गया। किस उपलक्ष्य में किया गया, क्या मंशा है? देखिए, ये सेवा का भाव है। सबसे पहले तो मैं बता देना चाहूँ कि ये जो समिति 8-10 साल से जो काम कर रही है, ये लोकप्रियता हासिल करने के लिए नहीं अपने को बड़प्पन दिखाने के लिए कर रही है। ये एक सेवा भाव से, चाहे वो पशु की सेवा हो या गरीबों की सेवा हो या फिर अनाथ बच्चों की सेवा हो, हम निरंतर, हमको जहाँ भी ऐसा लगता है कि हमें काम करना चाहिए, हम लोगों का एक ग्रुप है, हम लोग सभी लोग मिलके काम करते रहते हैं और निरंतर ये 8वां साल है। ये बच्चों के लिए हम लोग जब भी हमको समय मिलता है और हमको ऐसा लगता है कुछ करना चाहिए, तो हम लोग ये सब काम करते रहते हैं। आज क्या क्या वितरण किए हैं बच्चों को, कहाँ के बच्चों को वितरण किए हैं? ये आनंद मार्ग शिशु सदन के बच्चे हैं जो 13 है, ये अलग अलग जिलों से हैं और काफ़ी बच्चों के माँ बाप नहीं हैं, तो ये सदन में रह के परवरिश इनकी होती है, तो हम समय समय पे वहाँ जाते रहते हैं और अपनी सेवा देते रहते हैं। अभी देख रहे हैं आपकी, जैसे दिवाली का पर्व आ रहा है, सभी लोग अपने बच्चों के लिए कपड़े लेते हैं, तो इनके माँ बाप तो बहुत दूर रहते हैं, कुछ के है भी नहीं है, तो हम हर साल इनके लिए कपड़े लेके इनके साथ खुशियाँ बांटते हैं। वारासिवनी क्षेत्र के ग्राम तुमाड़ी के अनेक किसान शुक्रवार को तहसील मुख्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने वृहताकार सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष रविंद्र रूसिया को एक ज्ञापन सौंपकर बैंक द्वारा किए गए बीमा और फसल बीमा की राशि दिलवाने की मांग की। इन ग्रामीणों की समस्या जानने विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल भी सोसाइटी पहुंचे। यहाँ किसानों ने उन्हें समस्याएं बताई। इस पर विधायक डॉक्टर निर्मल ने मोबाइल पर कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन से चर्चा कर किसानों को आश्वासन दिया कि शीघ्र ही उनके क्षेत्र का सर्वे कर उनकी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। और मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किए थे उस कागज में, इसमें ये भी दिया हुआ, इसमें वो चीजें नहीं आ रही है जो अब कीड़े के कारण है। ये वाले इसमें अब यहाँ पे देखिए बीमा मिलेगा। सुनो तो, हेलो, सोसाइटी हम लोग आए थे, आज तोरे किसान लोग साथ में आए थे गांव तुमाड़ी से। हमारे खेती में भूरा माहू जो बीमारी है, इसके कारण पूरा धान आप देख रहे होंगे कि पूरी तरीके से सूख गया है। और हम लोगों ने, हमारा सोसाइटी वारासुनी पड़ती है, व्रताकार सेवा सहकारी समिति वारासुनी पड़ती है सोसाइटी, तो हम लोग यहाँ से बीमा कराते हैं। इसलिए हम सब किसान आए थे कि अब हमारे को इस फसल का बीमा क्लेम मिलना। तो क्या कहा हमको कट गया? यहाँ पर अभी हमारे अध्यक्ष जी रविंद्र रूसिया जी और डॉक्टर साहब भी आए हुए थे, इन्होंने ऊपर बात किया है, क्योंकि यहाँ पर इनके जो बीमा कंपनी का जो फार्म है, उसमें कीड़ों की बीमारी का जिक्र नहीं है, लेकिन सरकार का जो पत्र फसल बीमा वाला है उसमें कीड़ों का जिक्र है, तो उसका सर्वे एग्रीकल्चर विभाग से होगा। तो अभी विधायक जी ने कृषि मंत्री जी से भी बात की है, कृषि मंत्री ने बालाघाट से त्रिपाठी जी से बात की है, तो वो ग्राम तुमाड़ी का सर्वे कराएंगे और बीमा का क्लेम किसानों को मिलेगा। ये पूरा आश्वासन विधायक जी ने अभी यहाँ दिया। तो कितने एकड़ फसलों में ऐसा तुम्हारे किसान पहुँचे सोसाइटी में कि फसल बीमा की जो राशि दी जाती है, तो उसका कैसा मिलेगा लाभ? अभी क्या है, तुमाड़ी में भूरा माहू बहुत तेजी से 2 दिन में फैला है और उससे काफ़ी फसल को क्षति हुई है। अभी आप लोग सब लेकर के भी आए हैं फसल, उसको देखे अपन ने, लेकिन क्या है कि जो बीमा है उसमें कीटाणु से नुकसान नहीं लिखा है। उसमें एक आर्टिकल ऐसा माना जाता है कि जैसा हमारा उप संचालक त्रिपाठी साहब से बात हुआ तो उन्होंने कहा इसको ऐसा मानते हैं कि वो किसान की बेदरकारी से हुआ है, उसकी कमियों के कारण हुआ है। लेकिन मैंने उसका जवाब दिया, आप लोगों से पूछा तो इन्होंने बताया कि हमने सब दवा डाली है, इनके सबके पास बिल है उसके। अब फिर हमारा बात माननीय मंत्री जी से हुआ, कृषि मंत्री गौरीशंकर जी बिसेन से, तो उन्होंने कहा कि मैं उप संचालक को जांच के निर्देश दे रहा हूं
और जो भी उसमें फिर शासन मदद का रास्ता निकालेगा तो उस पर फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ये बात वास्तविक है। तुम्हाड़ी में कुछ थाने गांव में 2-3 गांव में मेरे क्षेत्र में भूरा माहों का बहुत प्रकोप है सोसाइटी का। तो हमारे कृषक पहुँचे थे, आधा दर्शन से अधिक किसान पहुँचे थे यहाँ पर धान को लेकर कुछ बीमारियाँ लग चुकी है और हमने फसल बीमा करवाया तो उसका लाभ मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए। बीमा तो इसीलिए कराया कि नुकसान हो तो बीमा कंपनी ने भरना चाहिए। यहाँ 50-60 किसान आए थे गगन बिसेन के नेतृत्व में और उनका एक ही क्लेम था कि पूरे खेतों में कई जगह पूरा माहू उसका प्रकोप हो गया है, फसल नष्ट हो रही है। तो बीमे की क्लेम के लिए वो आए थे तो मैंने उनको बताया सबको अपना पृथक आवेदन दे दें। उस आवेदन को अपन ऊपर भेजेंगे। फिर फ़ोन करके विधायक जी को बुलाए थे, उन्होंने भी बताया, सभी को समझाया। कृषि मंत्री से भी संबंध बात हुई, TDA से बात हुई तो TDA साहब शायद अभी तुम्हारी सर्वे करने आने वाले और RI पटवारी को ये लोग सब सर्वे करके और किसानों को, चूँकि एक बात देखने में आई कि भी बीमा कंपनी का जो फार्म है उसमें कीड़े मकोड़ों के लिए कुछ विशेष वो नहीं दिया हुआ है कॉलम, तो उसके बारे में फिर गौरी बाबू ने बताया कृषि मंत्री ने कि मैं उसको भेज रहा हूँ DDA को, तो सर्वे करेंगे और उसके आधार पर उनका क्लेम बनाएंगे। यानी ये मान सकते हैं किसानों को लाभ मिलेगा, मिलना ही चाहिए। किसानों को लाभ तो देना ही है। बीमा का इसलिए काटे, बीमा करे हैं इसीलिए बीमा किसान ने भरा है कि उसका अगर नुकसान होता है तो बीमा कंपनी उसकी भरपाई करे। वारासिवनी में शुक्रवार को भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे का सम्मान समारोह और कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया। विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल, भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश रंगलानी, उपाध्यक्ष अभय सेठिया और अल्पसंख्यक मोर्चे के जिला अध्यक्ष यासीन खान की प्रमुख उपस्थिति में हुए कार्यक्रम में अनेक विषयों पर चर्चा की गई। और हमारे अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रभारी भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष मोर्चे के अध्यक्ष बनाने के लिए सदस्य नहीं मिलते थे, व्यक्ति नहीं मिलते थे। आज उस वाराणसी में महिला समिति किस तरीके से काम कर रहे हैं, ये बात को दर्शाती है और लगातार धीरे धीरे 15-20 वर्षों में जब देश नई करवट ले रहा है, सबको सोचने में मजबूर कर रहा है। नरेंद्र मोदी जी का एक शब्द मुझे याद आता है कि एक हाथ में जब हमारे कंप्यूटर होगा और दूसरे हाथ में हमारी कुरान होगी तो निश्चित रूप से वो समाज आगे बढ़ेगा। और जिस भ्रांतियों में कांग्रेस हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा, जिन 50-60 वर्षों में इन कांग्रेसियों ने बरगलाया कि भारतीय जनता पार्टी केवल एक वर्ग जो आज 60 वर्ष से जो वातावरण बना रखा है और उसी के संबंध में एक बार यहाँ पर माँ भारती भी आई थी बालाघाट में और उन्होंने जय डाकी से एक बड़ा अच्छा भाषण भी दिया था और उन्होंने कहा था कि कांग्रेस ने हमेशा मुस्लिम समाज को अपना दमाद समझ करके उनकी अच्छी आओ भगत ये वो अच्छी है और वो दमाद समझ कर ही काम करते हैं और दमाद को संपत्ति में हक नहीं देते क्योंकि ये नियम ही नहीं है। लेकिन हम भाई समझ करके हम भाई बनाना चाहते हैं। अब मुस्लिम समाज को भाई बनाना चाहते हैं, भाई होगा तो संपत्ति में भी वो अधिकारी होगा, दमाद होगा तो उसको केवल स्वागत सत्कार उसको नेक दस्तूर देकर के उसको रवाना कर दिया जाए। और हमेशा हमने जो किया है मुस्लिम समाज के साथ कि हम पढ़ाना लिखना और एक अच्छा इंसान बने, आपका स्तर ऊंचा हो, इसके लिए हमारे नरेंद्र मोदी जी चाहे शिवराज सिंह चौहान जी उस काम में लगे हैं। आपका एक उन्नति होनी चाहिए और हमेशा आपको न पूजा पाठ में किसी को आपत्ति है ना हमारे पूजा पाठ में आपको आपत्ति होनी चाहिए। एक दूसरे का हमेशा फिर किस कार्यक्रम आयोजित किया गया है? ये कार्यक्रम आज जो है अपना भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे का गठन हुआ। इसमें 21 लोगों की कमेटी बनी है और उसका जो वारासिवनी नगर की कमेटी के अध्यक्ष जो हैं वो सोहेल भाई बनाए गए हैं और आज उनकी कमेटी जो है 21 उनको लेकर के 21 लोगों की जो कमेटी फॉर्म हुई है। आज उनका अपन ने यहाँ इंट्रोडक्शन रखे थे सबका और उनको सबको बुलाकर अपन ने 21 सदस्यों का स्वागत किया आज इस कार्यक्रम के माध्यम से। क्या जानकारियाँ दी गई उन पर? उनको ये बताया गया कि सरकार कैसा काम कर रही है अल्पसंख्यक लोगों के लिए, मुसलमानों के लिए, जैनों के लिए, सिखों के लिए
और कैसे हज हाउस बनाया हमारे शिवराज जी ने। और यहाँ भी हम देख रहे हैं, हमने दिया उदाहरण कि केडी देशमुख साहब ने 25 लाख का हल दिया। मेरे समय में गौरी शंकर जी ने भी इसको बाउंड्री वाल के लिए पैसा दिया। मेहंदीवाड़ा में कब्रस्तान के लिए माननीय सांसद थे प्रहलाद पटेल, उन्होंने भी पैसा दिया। तो हमारी पार्टी ने सदा बगैर भेदभाव के मुस्लिम समाज को कहीं न कहीं अपने साथ संजोने का प्रयास किया, उनको अपने। वारासिवनी क्षेत्र के आंगनवाड़ी केंद्रों में आने वाली किशोर बालिकाओं को 13 अक्टूबर को अस्पताल, थाना, नगरपालिका कार्यालय सहित अनेक परिसरों का भ्रमण कराया गया। यहां उनसे संबंधित विभाग के कार्यों की जानकारी दी गई। किशोरी बालिकाओं को अस्पताल और कहाँ का भ्रमण करवाया जा रहा है? जी, ये हर त्रैमास में हम भ्रमण करवाते हैं किशोरी बालिकाओं को। तो उसमें अस्पताल है और पुलिस थाना है और पोस्ट ऑफिस है और बैंक है, ये सब जानकारी उनको दी जाती है। जैसे गांव की बालिकाएं आती हैं तो उनको पता नहीं रहता कि क्या क्या होना है, कार्रवाई क्या क्या होना है, तो उनको हम जानकारियाँ देते हैं। अस्पताल में रोजगार से संबंधित जानकारियाँ भी दी जाती हैं उनको। जैसे भी अस्पताल लेकर पहुँचे तो क्या अस्पताल में भी जानकारी दिए हैं। जैसे उनको बीमार है या फिर किसी समस्या से पीड़ित है वो, तो हम उन लोगों को जानकारी देते हैं अस्पताल में बुलवा के कि आप यहाँ पे आके अपनी स्वास्थ्य जाँच करवा सकते हैं और एचबी टेस्ट करवा सकते हैं। और किसी अन्य को भी अगर आवश्यकता होती है, जैसे गाँव में, समाज में, और किसी को भी आवश्यकता है तो वो अपनी उनकी मदद दे सकते हैं। चलते चलते एक नजर आज की हेडलाइंस पर एक बार फिर। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने किया चाइनीज सामान के पुतले का दहन। दीपावली पर चाइना का सामान नहीं खरीदने की दी सलाह। खेत से लौट रहे युवक की करंट लगने से मौत। शहीदों की शहादत से छात्रों को कराया गया रूबरू। पुलिस प्रशासन मना रहा शहीद स्मृति सप्ताह। बस का इंतजार कर रहे व्यक्ति की मोटरसाइकिल की टक्कर से मौत। डाक विभाग की हर व्यवस्था को किया जा रहा हाईटेक। कस्टमर मीट के माध्यम से योजनाओं की जानकारी देकर मांगे गए सुझाव। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए रवाना हुए जिले के 3 कबड्डी खिलाड़ी। और पुष्य नक्षत्र पर नहीं दिखी बाजार में उम्मीद के अनुसार रौनक। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए लॉग ऑन कीजिए www.balaghatexpress.in पर। इसके अलावा आप अपने एंड्रॉयड फोन से प्ले स्टोर पर जाकर बालाघाट एक्सप्रेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।